आज हम पॉलिटिकल साइंस के हम चैप्टर नंबर 2 जो दो ध्रुवीयता का अंत है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा कि जो शीत युद्ध जो था वो दो देशों के बीच में, दो जो ग्रुप थे उनके बीच में स्टार्ट हुआ था। आज हम दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इसके अंदर से बहुत कुछ जो है वो कटा हुआ है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो आज जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसका जो दो हम लोग पार्ट लेंगे। जो हम पार्ट 1 के अंदर, ये मेरी वीडियो पार्ट 1 है और उसके अंदर हम लेंगे जिसके अंदर सोवियत संघ का विघटन और एक ध्रुवीय विश्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो पार्ट 2 के अंदर आपको समझाएंगे। तो सोवियत संघ का विघटन, ये सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग कि सोवियत संघ जो शुरू हुआ था ये कब बना था। तो ये कब बना था? 1917 में एक रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी, जब ये बना था यूएसएसआर। देखिए, ये जो क्रांति थी ना, ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी वो यूरोप के देशों के अंदर हुई थी। तो जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था वहां पे स्थापित हो गई थी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ही यही था कि जो हम अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से किसके ऊपर आधारित थी? जो फैक्ट्रीज में बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो सामान बनने लगा था उसके अंदर कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। तो अमीरों का ही वहां पर जो जो भी आदेश जो भी चलता था वो सब अमीरों का ही चलता था। तो वो अमीरों ने ही ये पूंजीवादी व्यवस्था को वहां पर कायम कर दिया था। तो ये क्रांति जो थी वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। अब ये क्रांति तो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। अब इसके अंदर क्या हुआ था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो सब लोग जो थे, कुछ एक ग्रुप, दो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गया था पूरा समाज। एक अमीर लोगों के और एक गरीब लोगों के। गरीब लोगों के अंदर कौन शामिल थे? मजदूर। मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनका शोषण होता था। और अमीर क्या करते थे? अपना पैसा बनाते थे। और कारण क्या था इसका? औद्योगिक क्रांति। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसका कारण क्या था? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ था। किसानों की भी, ऐसा ही नहीं कि मजदूरों की स्थिति नाजुक थी, किसानों की भी बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति थी, क्योंकि अधिकतर खेती जो होती थी ना वहां पे फैक्ट्रियों के लिए, कच्चे माल के लिए होती थी। फैक्ट्रियों में जो कच्चा माल, जो जरूरत होती थी उनको अपनी चीजों को बनाने के लिए, उन्हीं चीजों की ज्यादा पैदावार होती थी। अब ये जो हमने पहले पढ़ा कि सोवियत गणराज्य संघ यूएसएसआर, ये कोई एक देश नहीं था। इसके अंदर 15 देश शामिल थे, जो कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर पॉइंट आउट है। जिसमें जो मेन जो थे 15 देशों के नाम हैं इसके अंदर, लेकिन वो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो मेन थे वो थे रूस, यूक्रेन, बेलारूस और एक और था जो बाल्टिक प्रदेश में के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतना आपको याद करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ। अब हमने पढ़ा इसके अंदर कि जो सोवियत संघ जो था वो कैसे बना था। सोवियत संघ ऐसे ही बना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट साम्यवाद वहां पे स्थापित हो गया था। वो कब हुआ? 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ में। सोवियत प्रणाली ही इसे कहते हैं कि 1917 की क्रांति के बाद आई पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में जो प्रणाली सामने आई थी वो सोवियत प्रणाली है। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन पुट होता है आपके लिए कि सोवियत प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर क्या है? ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये इसका आंसर है। अब इससे क्या हुआ? निजी संपत्ति समाप्त हो गई। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का जो प्रोसेस चला आ रहा था 1917 से पहले, वो निजी संपत्ति समाप्त हो गई और समानता के सिद्धांत पर आधारित सोवियत प्रणाली वहां पर बन गई। अब सोवियत प्रणाली वहां पे बन गई तो सोवियत प्रणाली कोई तो हैंडल करेगा। तो वहां की सरकार का क्या, जो पार्टी का जो नाम था वो क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार।
और इसमें विपक्ष के लिए कोई भी जगह नहीं थी। विपक्ष के लिए मीन्स वहां पे एक ही दल की सरकार थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। अर्थव्यवस्था को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया था ताकि उसमें पूंजीवाद का कोई भी स्थान ना रहे, जिससे जो मजदूरों को पहले जो परेशानी झेलनी पड़ी थी 1917 से पहले, उनकी बहुत हालत उनकी दयनीय हो चुकी थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वो निजी लोगों के हाथ में नहीं रखी, वो पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में रखी, जिससे जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होना है वो सब सब लोगों में इक्वली उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखिए साम्यवादी वहां पे किस चीज के ऊपर आधारित थी? साम्यवादी के ऊपर। साम्यवादी मतलब क्या होता है कि समान रूप से जितने भी जो भी उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी हमें साधन मिलते हैं उसका बंटवारा सब नागरिकों के अंदर समान रूप से किया जाए। ये तो थी आपकी कि सोवियत प्रणाली जो थी वो क्या थी। अब इसकी विशेषताएं देखिए, जो जिस चीज के ऊपर आधारित जो हुआ था, पूरी दो ध्रुवीय जो विश्व जो आधारित हुआ था, वहां पे जो विचारधारा की जो लड़ाई थी वो किस चीज की थी? पूंजीवादी और साम्यवाद की। उसी के अंदर साम्यवाद से रिलेटेड कौन सा देश था? कौन सा? सोवियत संघ। संघ संघ नाम जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना, वो किस चीज के लिए करते हैं? जहाँ पे कोई एक देश नहीं होता है, वहां पर बहुत सारे देश होते हैं और वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम था सोवियत संघ। अब उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, ये आपका न्यू पैटर्न के हिसाब से जो न्यू सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग आपका है, और उसके अकॉर्डिंग हम सोवियत प्रणाली कैसी थी उसकी विशेषताओं के बारे में अब पढ़ेंगे। सोवियत प्रणाली एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी। सेकंड है, पूंजीवादी के विरोध में थी और साम्यवाद के या समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। वहां पे पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी चीजों का, जितने भी साधनों का जो बंटवारा हो रहा था, यानी जितने भी मुनाफे का बंटवारा हो रहा था, वो सब में इक्वल हो रहा था। तो लोगों को क्या था? लोगों को प्रेरणा मिल रही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी का एकमात्र वहां पे जोर था, यानी एक ही पूरे देश के अंदर एक ही पार्टी चलती थी, उसके अगेंस्ट कोई भी पार्टी नहीं थी। तो जो राजनीतिक रूप से जो अगर एक ही पार्टी होती है तो जो राजनीति में उथल पुथल होती है वो नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी अपने तरीके से पूरे देश का जो भार जो संभाल रही थी और पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना पूरा जोर बनाए रखा था। नेक्स्ट है आपका, विशाल ऊर्जा संसाधन थे वहां पर। ऊर्जा संसाधन मीन्स वहां पे खनिज तेल के भंडार थे, लोहा और इस्पात मशीनरी उत्पाद शामिल थे वहां पर। जो यानी जो रूस जो था, जो रूस जो इट मीन्स सोवियत जो संघ जो था, वहाँ एक बहुत ही विशाल देश था, वो बहुत ही विशाल। तो वहां पे ये ऊर्जा संसाधन इतने ज्यादा थे, इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर थे कि लोगों के लिए काफी थे, ये अपनी उनकी प्रोग्रेस करने के लिए बहुत थी। ये सारी ये विशेषताएं हैं कि सोवियत संघ की, जो सोवियत संघ के अंदर कौन कौन सी अच्छी चीजें थी उस टाइम पे। वहां की उन्नत संचार व आवागमन प्रणाली थी। देखिए जो सोवियत संघ है ना, एक तो बहुत सारे 15 देशों से मिलकर एक देश बना हुआ था। तो एक अगर आप मैप के अंदर भी अगर आप जाके देखते हैं तो जो रूस जो है वो आज भी, जो 1991 के बाद जब उसका विघटन हो गया, तो रूस आज भी बहुत बड़ा देश है। तो 15 देशों से मिलके देश जो था वो तो कितना बड़ा होगा। तो वहां पर आने जाने के लिए और आपस में कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही उन्नत संचार आवागमन प्रणाली थी। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए पूरी तरह से रेलवे लाइन बिछी हुई थी। तो वहां की प्रणाली कैसी थी? उन्नत संचार व आवागमन की प्रणाली थी। नेक्स्ट है आपका, घरेलू उद्योग उन्नत थे वहां कर। एक पिन से लेके कार तक की सारी चीजें एक ही जगह बनाई जाती थी, उसको किसी भी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। नेक्स्ट, न्यूनतम जीवन स्तर की सभी सुविधाएं वो सारी की सारी कौन उन्हें प्रोवाइड कराता था? जो सोवियत संघ की जो सरकार थी, सरकार इट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, वो न्यूनतम जीवन स्तर की सारी सुविधाएं अपने नागरिकों को प्रोवाइड कराती थी। लाइक जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की सबको दिया हुआ था शिक्षा का अधिकार,
और न्यूनतम रोजगार भत्ता उन्हें देते थे। अगर किसी के पास कोई काम नहीं है तो भी उन्हें गवर्नमेंट की साइड से कुछ पैसा मिलता था। उनके बेसिक नीड्स हैं जैसे राशन आदि सभी को दी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे समाजवादी प्रणाली थी ना। समाजवादी प्रणाली मतलब कि पूरे समाज के लोग, एक भी वहाँ का जो बंदा जो है वो भूखा नहीं सोएगा। तो ये सब चीजें जो है जहाँ पे समाज को, पूरे समाज को बराबरी का दर्जा दर्जा दिया जाता है, ये सारी की सारी वहीं पर होती हैं ये विशेषताएं। वहां पे बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण था? राज्य का नियंत्रण था। राज्य का नियंत्रण होने की वजह से वहां पे बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। बेरोजगारी में इट मीन्स कि किसी के पास काम धंधा का ना होना। तो काम धंधा तो सबके पास होता था कुछ ना कुछ, और जिन इन केस अगर किसी के पास नहीं भी होता था तो गवर्नमेंट उसे क्या देती थी? बेरोजगारी भत्ता उसे प्रोवाइड करा देती थी। ये सब चीजें जो हमने पढ़ी वो थी सोवियत संघ की विशेषताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा संघ था, और अमेरिका के बिल्कुल समकक्ष था। अगर हम अमेरिका को छोड़ दें, किसी भी तरह से अमेरिका को एक तरफ को अगर हम कर दें, तो ये दूसरी एक बहुत बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था थी, जिसके पास उस टाइम पर भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी थी। वो एक मॉडर्न तरीके से वहाँ के लोग जो है वो अपना जीवन बिताते थे। लेकिन कुछ चीजें देखिए कि जब हम एक ही प्रणाली को आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ाया जाए, जैसे पूंजीवाद को हमने ऊपर बढ़ाया तो पूंजीवाद सबसे अच्छा लगता था कि लोगों को अधिकार है, काम करने का अधिकार है, वो जितना मर्जी वो काम कर सकते हैं, उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ समय के बाद उस पूंजीवाद के अंदर भी तो कमी आनी शुरू हो गई। इसी तरीके से जो साम्यवादी विचारधारा थी, जो सोवियत संघ में थी, उसके अंदर भी कुछ कमियां आनी शुरू हो गई थी सोवियत संघ के विघटन के कारण। और सोवियत संघ की जो कमियां थी वो दोनों सेम के अंदर आएगी, और आपको उन दोनों का आंसर भी आपको सेम ही देना है। इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। कि रूस ज्यादा प्रभावी था। इसमें जो मैंने आपको बताया कि 15 देश शामिल थे उसके अंदर, उसमें से रूस की जो उनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये जनसंख्या के लहजे से भी, या फिर वो एरिया वाइज बहुत बड़ा एक देश था। तो जो जितना बड़ा देश होता है वो अपना असर जो है वो अन्य क्षेत्रों की जनता पर जरूर डालता है। तो रूस अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली समझता था, और अन्य क्षेत्र जो थे जिसमें यूक्रेन है एंड बाल्टिक क्षेत्र है, तो ये सब जो क्षेत्र जो थे, वो वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, क्योंकि वो उनकी उनकी इच्छाओं का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था, बजाय के रूस के लोगों की इच्छाओं का ज्यादा ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट, जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। अब ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी का जोर। अब वो क्या करता था कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग जो थे वो लोगों की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार पैदा हो चुका था। भ्रष्टाचार पैदा होना मतलब क्या है? कि वो साम्यवाद की स्थापना की तो इसलिए थी कि ताकि जनता के अंदर सारे जितने भी संसाधनों का बंटवारा होगा वो इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी थी। तो इस वजह से जनता को जितनी सहूलियत मिलनी चाहिए थी उतनी सहूलियत नहीं मिल पा रही थी। इसके अंदर देखिए और किस कारण से विघटन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरह से दबदबा था। वो एक ही पार्टी थी जो पूरे देश को हैंडल कर रही थी, उसका कोई आलोचक वहां पर नहीं था। और क्या था? हथियारों पर ज्यादा खर्च हो रहा था। क्यों? क्योंकि 1945 से लेके और सोवियत संघ के विघटन तक, इट मींस 1991 तक हथियारों पे सबसे ज्यादा खर्च हुआ था, क्योंकि हथियारों की तो होड़ी लगी हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, सोवियत संघ के लोग, जो गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी कि उपभोक्ता वस्तुएं और खाद्यान्न का बाहर से आयात करना पड़ता था, क्योंकि जितना भी मुनाफा होता था, जितना भी उनकी जो भी देश की जो अर्थव्यवस्था में से जो उन्हें पेमेंट आती थी, वो लोग ज्यादा से ज्यादा हथियारों के ऊपर खर्च कर देते थे। और भी एक राजनीतिक कारण था कि सोवियत संघ के विघटन का।
गोर्बाचोफ थे, एक नेता थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे बेसिकली। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि शीत युद्ध जो है वो बहुत ज्यादा अपने चरम सीमा के ऊपर है, तो गोर्बाचोफ ने 1980 के दशक के मध्य कम्युनिस्ट पार्टी से, जो एक एक महासचिव थे वो वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के 1980 की तरफ, उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर सोचा कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ना कुछ चेंजेस लाए जाए, लाइक लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना, कि उसे भी हम लोकतांत्रिक बना दें, क्योंकि दुनिया के और देशों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आ चुकी थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाने के कारण क्या है कि हमें किसी एक गवर्नमेंट का, कम्युनिस्ट पार्टी का, सिर्फ एक उसी को नहीं देखना पड़ता, उसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता कि वो अगर कोई सुधार करेगी तो सुधार होंगे। और लोगों के बीच में भी इस पार्टी के प्रति जो थे वो विरोध पैदा हो गए थे, तो इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना चाहते थे वो। और शीत युद्ध के कारण अन्य देशों के साथ जो उनके संबंध खराब हो गए थे, वो चाहते थे कि उनके साथ उनके संबंध सामान्य हो जाएं। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया। इसका रीजन, इन केस अगर आज के अगर इतिहासकारों से अगर हम पूछेंगे ना, तो शायद वहां पे वो चीज क्लियर हो पाए। लेकिन उस समय विशेष के अकॉर्डिंग जनता ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एकदम से ये सुधार वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाए। इसी वजह से गोर्बाचोफ ने करने की कोशिश की, लेकिन इसका फायदा किसने उठाया, जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आएगा। गोर्बाचोफ के जो उनके अगेंस्ट जो जनता चली गई, तो किसके फेवर में चली गई वो, येल्सिन के नाम, एक येल्सिन थे जिनका पूरा नाम जो था वो बोरिस येल्सिन था। वो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के थे, लेकिन वो किसके थे, जो एक गरम पंथी जो थे उनसे बिलोंग करते थे वो। तो उन्होंने, दूसरे नेता ने, एक नेता ने सुधार की कोशिश की, दूसरा नेता नायक की तरह, वो हीरो की तरह सामने आ गया, और उसने सत्ता में आते के साथ ही और सोवियत संघ का विभाजन कर दिया। विभाजन कैसे किया, उसने क्या किया, सारे गणराज्यों का विभाजन नहीं हुआ, लेकिन सभी गणराज्यों का नहीं हुआ। मध्य एशियाई गणराज्य रूस के साथ ही रहे, उसकी विचारधारा जो रूस के साथ ही बनी रही। लेकिन तीन बड़े गणराज्य, जिसमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये अलग अलग हो गए। और अब रूस एक अलग देश था, यूक्रेन एक अलग देश था, बेलारूस एक अलग देश था। अब ये जो गणराज्य की समाप्ति हो गई और ये देशों में परिवर्तित हो गए। अब ये तो था कि विघटन का जो असर जो हुआ वहां पर, क्या विघटन कैसे हुआ। अब हम आते हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकला। अब विघटन का, अगर सोवियत संघ जो है वो उसका बंटवारा हो गया और वो कई देशों के अंदर वो कन्वर्ट हो गया, कई देशों के अंदर बट गया, तो इसका परिणाम क्या निकला। इसमें सबसे पहला तो है कि शीत युद्ध खत्म हो गया। जो दो देशों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। क्योंकि शीत युद्ध कब खत्म होता, कि जब दोनों महाशक्तियों में से एक की शक्तियां कम हो जाती। तो इसमें से किसकी शक्तियां कम हुई, सोवियत संघ की। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है, देखिए, हथियारों की होड़ कुछ हद तक कम हो गई। क्योंकि हथियार किस लिए जमा किए जा रहे थे, कि कभी भी कहीं पर भी युद्ध हो सकता है। इसीलिए जो पूरे जो दो ग्रुप थे वो हथियार जमा करते जा रहे थे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है, वो रूस नेता उत्तराधिकारी बन गया। कि जो रूस का जो नेता जो था, यानी जो रूस जो मेन था, जो उस गणराज्य के अंदर सबसे बड़े वाले एरिया का जो उसके पास जो था, रूस के पास था, तो सारे के सारे डिसीजन कौन लेने लगा, रूस। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है कि क्या क्या परिणाम हुए उसमें। पूरा जो विश्व जो था, जो दो ध्रुवीय में चेंज हो गया था, अब वो एक ध्रुवीय बन गया विश्व के अंदर। और एक ध्रुव कौन था, कौन सा था, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस थे, वो शायद वहीं पर आके खत्म हुए, मोस्ट ऑफ। क्योंकि अब दो ध्रुवीय देश नहीं थे, अब वो कैसा था, एक ध्रुवीय देश, एक ही महाशक्ति थी। ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ के पास या रूस के पास, जो अब रूस बन चुका था विघटन के बाद, उसके पास शक्तियां कम थी। लेकिन अगर अगर कंपैरिजन में देखा जाए, तो आज अमेरिका रूस से ज्यादा शक्तिशाली है। सोवियत खेमे का अंत हो गया।
सोवियत खेमे का अंत हो गया, यानी अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो झगड़ा चल रहा था वो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वो भी खत्म हो गया। अब ये जो एक नेक्स्ट पॉइंट में जो आता है आपका, वो यही आता है कि समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह जो लगा हुआ था कि कौन सी विचारधारा अच्छी है, पूंजीवादी अच्छी है या समाजवादी अच्छी है। तो अब पूरे विश्व के अंदर 3 विचारधाराएं थी मोस्ट ऑफ, जैसे समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा। लेकिन अब पूंजीवादी विचारधारा के अंदर उन्होंने क्या ऐड कर दिया था, उदारवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज लेकर आते हैं, वो पॉलिसीज के अंदर उन्होंने उदारवादिता ऐड कर दी थी। उदारवादिता मतलब अपने लोगों को, अपनी पूरी जनसंख्या को, अपनी पूरी जनता नागरिक को वो उदारवादी तरीके से, यानी पूरी तरह से कोई भी देश आज पूंजीवादी नहीं था, उसके अंदर समाजवाद का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश जरूर रहा। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया शुरू में कि एक टॉपिक हमें और देखना है इसके अंदर, एक ध्रुवीय विश्व। इस पूरी वीडियो के अंदर हम 2 टॉपिक हमने सामने रखे हैं, उसके अंदर सेकंड टॉपिक है आपका एक ध्रुवीय विश्व। अब ये पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि 1991 जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ की जो शक्तियां थी बहुत हद तक कम हो गई और अमेरिका ही सिर्फ एकमात्र ऐसी शक्ति बचा जो 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 एक ध्रुवीय विश्व का सामना कर सकता था। यानी जो पूरा जो विश्व था वो एक ध्रुव के अंदर समेट कर रह गया। अमेरिकी वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हुआ। अमेरिकी वर्चस्व के क्षेत्र कौन कौन से थे, देखिए। ये एक ध्रुवीय मतलब क्या है कि एक ध्रुव में विश्व किसके चारों ओर घूम रहा है, अमेरिका के चारों ओर घूम रहा है। किस लिए घूम रहा है, ये आपके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है, जो है अमेरिकी वर्चस्व के क्षेत्र। यानी अमेरिका ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना जोर डाल रखा था। उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य, व्यापार, अंतरिक्ष और टेक्निकी, जो तकनीकी जिसे हम बोलते हैं। देखिए आर्थिक तौर पे तो है ही, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश था और उसने बहुत टाइम तक अपने आप को, जो लास्ट आपने लेसन के अंदर पढ़ा, फर्स्ट लेसन के अंदर पृथकतावादी नीति अपनाई थी, तो उसने बहुत सारी प्रोग्रेस उस पृथकतावादी नीति को अपना के ही कर ली थी। यानी 1914 से पहले ही वो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था और जो बची कुची जो उसने अपनी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी बनाई थी वो उसने शीत युद्ध के काल में भी बना ली, क्योंकि उसके पास तो रूस से ज्यादा पैसा था ना, और रूस से ज़्यादा उसके पास टेक्निक थी, तो इसीलिए उसने आर्थिक क्षेत्र में अपने आप को संपन्न बना लिया था। सामाजिक क्षेत्र में भी वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ही स्वच्छंद विचारों के थे, वहाँ का समाज जो था वो मॉडर्न था। और नेक्स्ट है इसमें सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक वहाँ पे स्वच्छंद विचार ज़्यादा है नागरिकों में, तो इस आधार पर भी आधुनिकता भी ज़्यादा है। तो इस आधार पर भी अमेरिकी वर्चस्व जो था वो पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ था। सैन्य दृष्टि से भी यूएनओ में उसकी जो 25% खाली उसी की सेना है। व्यापारिक दृष्टि से भी ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अमेरिका के साथ व्यापार ना करना चाहता हो या वो ना करता हो। और अंतरिक्ष के अंदर भी, अंतरिक्ष की जितनी भी जो पॉलिसीज होती हैं, अंतरिक्ष में जाने की जो भी प्रोग्रेस होती है वो अमेरिकी सबसे आगे रहता है उसके अंदर। अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो आज सॉफ्टवेयर का जितना उन्नत व्यापार अमेरिका का है उतना किसी भी देश का नहीं है। तो इस तरीके से ये चीजें सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि विश्व जो था वो एक ध्रुवीय होकर सिमट गया। क्योंकि ये नहीं कह सकते कि रूस जो है वो पावरफुल नहीं है या फिर उसके पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन में देखा जाए तो अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बनकर सामने आया। तो यहाँ तक आपकी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपका सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। इसके क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसके अंदर, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, उसकी एक अलग वीडियो बनाकर आपके एग्जाम डेज में आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आगे का चैप्टर जो है हम लोग पार्ट 2 के अंदर क्लियर करेंगे।